गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। हमने लास्ट क्लासेस में हमारे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चालू किया था। तो आज के क्लास में उसी को हम आगे देखेंगे। हमने लास्ट क्लास में एविडेंस वगैरह देखे थे, जो भी इवोल्यूशन है उसके एविडेंस देखे थे। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास की तरफ, जो कि हमारा डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या है? डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। डार्विन क्या है? एक साइंटिस्ट के नाम थे। उन्होंने काफी सारी रिसर्च की थी। क्या है, डार्विन को घूमने का बहुत शौक था, वोयाज यानी कि वो जल यात्रा करते थे। तो उस टाइम पे जब वो जल यात्रा कर रहे थे सारे गैलापागोस आइलैंड में, जब वो घूम रहे थे, तो उन्होंने काफी सारे जो भी है चीजों को ऑब्जर्व किया और बहुत सारी चीजों को उन्होंने कलेक्ट किया। जो भी स्पीसीज एंड ऑल जो भी उनको मिलते गए वो सारी चीजें कलेक्ट करने लगे और उस पर से उन्होंने काफी सारी थेरीज दी एंड अपने अपने जो भी उनको एडवाइस लगी वो उन्होंने दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उन्होंने बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि जो सर्वाइव करेगा वो जिएगा, यानी कि जो फिट रहेगा वो सर्वाइव करेगा, इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी, यानी कि उनका बोलना था कि नेचर सिलेक्ट करती है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग यही था। तो हमको वही देखना था कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन यानी कि वहां पर नेचर सिलेक्ट करेगी कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। Now the Charles Darwin had collected innumerable species of plant and animal depending upon the observation. Those species as published as the natural selection which preaches द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वही नेचुरल सिलेक्शन एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उन्होंने क्या, डार्विन हैज पब्लिश्ड अ बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम दिया उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नाउ व्हाइल एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट डार्विन सेज दैट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। उन्होंने क्या बताया कि ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि कैसे, मैंने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि ये बात कब आती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सिंपल सा देखो, उन्होंने क्या देखा कि ऑर्गेनिज्म बहुत फास्टली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म उसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। बट साइड वाइज हम देखें तो जो फूड सप्लाई है वो क्या होते जा रहा है, वो फूड सप्लाई बढ़ रहा है क्या? नहीं। तो एज कंपेयर टू द ऑर्गेनिज्म फूड सप्लाई धीरे धीरे कम होते जाएगा। अब फूड सप्लाई कम होगा, ऑर्गेनिज्म ज्यादा होगा, तो फूड के लिए ऑर्गेनिज्म यानी आपस में क्या होगा, आपस में कॉम्पिटिशन होगा। अब कॉम्पिटिशन होगा और कंपटीशन में कौन जीतेगा? जो फिट होगा। कंपटीशन में कौन जीतेगा? जो फिट होगा। और जो फिट होगा वो कंपटीशन में जीतेगा और वही सरवाइव करेगा। इसलिए उन्होंने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। नाउ ऑल द ऑर्गेनिजम्स compete with each other life threatening manner. Now in the competition only those organisms stays who modifies essentially for winning the competition. यानी कि जो अपने आप को मॉडिफाई करते जाएगा, धीरे 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 अपने आप को अडेप्ट करते जाएगा, वो क्या, essential for winning the competition। तो कंपटीशन को विन करने के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि कंडीशन चेंज होगी। आप कंडीशन के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करोगे या अपने आप को अडेप्ट करोगे तो ही आप उस कंपटीशन में जीत पाओगे, यानी कि तभी आप सरवाइव कर पाओगे। और जो उस पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, यानी कि जो नहीं रह पाएगा, जो अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। नाउ बिसाइड द नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज नेचर सिलेक्ट ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फिट टू लिव, द रेस्ट पेरिस। जो अपने आप को क्या कर लेगा, मॉडिफाई कर लेगा, वो सरवाइव करेगा और बचे हुए क्या हो जाएंगे, पेरिश हो जाएंगे, यानी कि नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। नाउ सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शंस एंड देयर बाय गिव राइज टू द न्यू स्पीसीज विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर। ऑब्वियसली जो स्पीसीज जिएगी, जो सर्वाइव करेगी, वो अपना रिप्रोडक्शन करके अपनी जनरेशन आगे बढ़ाते जाएगी। नाउ द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये थ्योरी बहुत लंबे समय तक मान्यता प्राप्त रही, बहुत काफी समय तक के एक्सेप्टेबल रही। लेकिन कुछ उसमें भी क्या थे, ऑब्जेक्शन थे। जैसे कि क्या ऑब्जेक्शन, हर थ्योरी के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ उनके ड्रॉबैक्स रह जाते हैं कि यार इसमें ये सारी चीजें कवर नहीं की गई। जैसे कि
उन्होंने बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। सो उन्होंने क्या बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन ही इवोल्यूशन का क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए दूसरे फैक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं। नाउ द डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। कौन से यूजफुल मॉडिफिकेशन हो रहे हैं और कौन से यूजलेस मॉडिफिकेशन है कि जो डी जनरेट हो जा रहे हैं, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। और देयर इज एक्सप्लेनेशन और देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस है और एब्रप्ट चेंजेस है, उसके बारे में भी उन्होंने कोई भी चीजें नहीं बताई। अगर इन सारी चीजों को छोड़ दे तो उनका जो भी ये वर्क था वो एक माइलस्टोन अचीव करने वाला था। कैसा था, माइलस्टोन अचीव करने वाला था। नाउ लेमार्किज्म। सो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, लेमार्किज्म। लेमार्क इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट अनदर। सो अब लेमार्किज्म क्या है, लेमार्किज्म में क्या होता है कि उन्होंने बताया था कि हम क्या करते हैं, अपने आदत को अब ढाल लेते हैं। अब जैसे कि जिराफ का उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। उन्होंने बोला कि जिराफ क्या करता है कि अपने जो भी है ऊपर की पत्ती खाने के लिए गर्दन लंबी करते जाता है, गर्दन लंबी करते जाता है और धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी होते जाती है। क्या होते जाती है, लंबी होते जाती है। और ये ट्रांसफर होते जाता है जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि वो फोर्सफुली अडेप्ट कर लेता है खुद को। जैसे कि देखो क्या बोला है कि जीन बैप्टिस्ट लेमार्क प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। देखो इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की बात की, इन्होंने जेनेटिकल चेंजेस की बात की क्या, नहीं, इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल यानी कि बाहरी, जो जैसे हम बाहर से दिखते हैं उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली, और जो अंदर यानी कि इंटरनल जो भी चेंजेस उसको बोलेंगे अपन एनाटॉमिकली। ओके, नाउ ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन एंड द रीजन बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटी। बोल रहे हैं कि कोई एक्टिविटी या कोई लेजीनेस के वजह से क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अगर आप जिम जा रहे हो, आपने अपनी बॉडी बना ली काफी अच्छी, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गए, काफी अच्छी बॉडी बिल्डिंग हो गई आपकी, काफी मस्त मसल बन गए आपके। अब मुझे बताओ, जो आपका बेबी, जो भी आपकी जनरेशन होगी, जो जन्म लेगी, क्या वो भी एकदम उसके वैसे ही मसल्स होंगे, एकदम फिट एंड फाइन पूरे उसके मसल्स डेवलप होंगे, और क्या उसकी पूरी बॉडी बनी हुई रहेगी? नहीं ना। वो जब खुद में प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक होगा क्या वैसा? नहीं। तो यही लेमार्क क्या बोलते हैं कि खुद की जो ऐसे एक बार आपने एक्टिविटी कर ली और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गए तो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है? नहीं। लेकिन उनका बोलना था कि होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिसके वजह से ये थ्योरी डिस्प्रूव कर दी गई। ठीक है, नाउ इज कॉल्ड दिस कंसेप्ट एज प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन के यूज और डिसयूज के ऊपर उन्होंने ये कंसेप्ट बताया था। नाउ देखो वो क्या बोल रहे हैं कि जिराफ का उन्होंने भी एग्जाम्पल दिया। जिराफ क्या बोल रहा है, जिराफ का एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि यहां पर देखो जिराफ धीरे 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 पत्ती खाने के लिए अपनी लंबी कैसे गर्दन कैसी लंबी कर ले रहा है। तो वो क्या होता है कि एक टाइम के बाद जिराफ की गर्दन लंबी इसी वजह से हुई, एक्टिविटी के वजह से। उनका ये बोलना था, अभी वो जेनेटिक यानी कि डीएनए पे नहीं गए। वैसे ही उन्होंने बताया कि शोल्डर्स, किसके? शोल्डर्स ऑफ द आयरन स्मिथ, यानी कि जो लोहे का काम करता है, वो लोहा पीट पीट के अपने शोल्डर्स कितने मजबूत कर लेता है। वैसे ही बताया, वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट। नाउ विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड इम्यू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज। सो ऑस्ट्रिच के जो विंग्स होते हैं उसका कोई काम नहीं होता है, यानी कि ज्यादा यूज नहीं करते, जिसके वजह से वो क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो इन्होंने सिर्फ सिंपल सा ये बताया कि ऑर्गन को यूज करना या यूज नहीं करना, उसके ऊपर से सारी चीजें हो रही है। अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो वो एडवांस लेवल पे जाएगा, उसमें मॉडिफिकेशन होते जाएगा, और आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे वो डीजनरेट होते जाएगा। नाउ लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वान एंड डक have become useful for swimming due to living in water, and snakes have lost their egg by modification in their body for burrowing habit। वही snakes और swan duck का एग्जाम्पल दिया है कि डक के जो पैर है वो पानी में चलने के लिए, तैरने के लिए यूज करते हैं। वैसे ही स्नेक को लेग हुआ करते थे, लेकिन बरोइंग मूवमेंट यानी कि जमीन में बिल बनाने की मूवमेंट के कारण उसके जो पैर है वो क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। नाउ ऑल दिस एग्जांपल्स आर द टाइप
ऑफ, ये क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है। आप कैरेक्टर एक्वायर्ड कर रहे हो, बाहर से ले रहे हो, ये इनबिल्ड आपके जीन्स में नहीं है, आप इसको एक्वायर्ड कर रहे हो एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। नाउ कभी भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होते, यही इनकी गलती हो गई। ये तो सही बताया उन्होंने, बट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन नहीं। नाउ दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ लैमार्किज्म, उन्होंने ऐसा हमको बताया। लेकिन देखो उसके बाद क्या हुआ, वो बोलते गए नाउ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटी और देयर डिजनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल एज वाइडली एक्सेप्टेबल, बट यानी कि यहां तक के एक्सेप्टेड है कि आप एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको उसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है, आप उस चीज का यूज नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे वो डीजनरेट हो रहा है, हाँ ये मान रहे हैं हम। बट ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वॉज रिजेक्टेड, यानी कि कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं वो वाले, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब तक जीन्स में यानी कि आपके डीएनए में यानी कि आपके जेनेटिक मटेरियल में चेंज नहीं आता तब तक के वो ट्रांसफर नहीं होता। चेंजेस वहां पर चाहिए आपको, सोमेटिक सेल में कितने ही चेंजेस आ जाए वो ट्रांसफर नहीं होते फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जब तक कि आपके डीएनए में चेंजेस नहीं आता। नाउ बिकॉज इट had been verified many times that modification brought in us are not transferred to the next generation and thereby Lamarckism theory was disproved. Then the living organism can transfer character which has acquired to the next generation. Now this is called ancestry of acquired character. So Lamarck की इस theory को क्या कर दिया गया, disprove कर दिया गया। क्या कर दिया गया, disprove कर दिया गया। Now यहां तक के क्लियर है स्पेसिएशन। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या होता है, नई स्पीसीज का बनना, नई स्पीसीज का बनना इज स्पेसिएशन। जैसे कि हम इवोल्यूशन देखते आ रहे थे, धीरे 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 कई लाखों साल तक के क्या होगा, चेंजेस होंगे, थोड़ा 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 इवॉल्व होगा और इस स्पीसीज से और इस स्पीसीज के बीच में काफी सारा डिफरेंस आ जाएगा और ये अलग अलग स्पीसीज हो जाएगी। पहले ये स्पीसीज थी, धीरे 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 चेंजेस के बाद यहां पर नई स्पीसीज बन गई। तो इस नई स्पीसीज के बनने को ही हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम speciation. Now the formation of new species of plant and animal is the effect of evolution. Obviously ये कैसे होंगे, fertile individual होंगे ताकि वो क्या कर पाए, reproduction कर पाए। Okay, now fertile is clear. Each species grow in specific geographical condition. अलग अलग geographical condition में वो क्या होंगे, grow होंगे। Now their food, habitat, reproductive ability and period is different, जिसके वजह से उनका food, habitat, reproductive ability क्या हो जाएंगे, change हो जाएंगे, यानी कि different हो जाएंगे। However, genetic variation is responsible for formation of new species from earlier one. Besides, geographical and reproductive changes are also responsible. Similarly, geographical reproductive isolation also lead to speciation. देखो यहां पर वही वाली थ्योरी रॉन्ग हो गई डार्विन की। उन्होंने बोला था कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल इवोल्यूशन के लिए, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि जोग्राफिकल लोकेशन और रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। तो अभी तक के हमने क्या देखा, हमने देखा लैमार्किज्म, हमने देखा स्पेसिएशन और डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है यस ह्यूमन इवोल्यूशन। ओके, ह्यूमन इवोल्यूशन। सो आपको पता है हमारे नोट्स भी होते हैं, तो हम नोट्स से भी थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। सो देखो वही सारी चीजें डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो देखो हमने कुछ एक इसमें सेट करने की कोशिश की, तो देखो क्या लिखा है इसमें, सारा चीजें क्लियर हो जाएगी 2 लाइन में आपको कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। इस प्रोलिफिकली का नंबर बताया था मैंने, यानी कि रैपिडली क्या कर रहे, रिप्रोड्यूस कर रहे, रैपिडली रिप्रोड्यूस कर रहे। ओके, लेट्स चेंज द कलर बिकॉज आई नो यहां पर येलो कलर नहीं दिखता। क्या लिखा मैंने, रैपिडली रिप्रोड्यूस। सो इस
प्रोलिफिकली का मतलब क्या होता है कि रैपिडली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। सो सारे ऑर्गेनिज्म बहुत फास्टली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब फास्टली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा कि वो सारे क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे आपस में विथ ईच अदर, किसके लिए, लिविंग के लिए। नाउ अब इस कॉम्पिटिशन में वही जीतेगा, नाउ ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शोज द मॉडिफिकेशन, वही जीतेगा जो मॉडिफिकेशन शो करेगा। और इसेंशियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन, उस कॉम्पिटिशन को विन करने के लिए जो जो मॉडिफिकेशन लगेंगे, वो जो मॉडिफाई हो जाएगा वही जिएगा या वही जीतेगा। नाउ अब क्या बोला है नेचुरल सिलेक्शन में कि नेचर सिलेक्ट ओनली दोज ऑर्गेनिज्म। अब नेचर किसको सिलेक्ट करेगी, नेचर सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगी जो कि क्या होगा, फिट टू लिव, जो जीने के लिए क्या होगा, फिट होगा। नाउ और बचे हुए क्या हो जाएंगे, पेरिश हो जाएंगे। सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म can perform reproductions and thereby give rise to the new species। बचे हुए जो species है वो क्या करेंगे, reproduce करेंगे और अपनी generations आगे बढ़ाएंगे। वही मैंने इसमें बताया था आपको। Now the objection raised against Darwin theory, वही देखा हमने कौन कौन से factors responsible है बोला था इसने। Now वही Lamarckism, use और disuse, use and disuse of the organ के ऊपर Lamarckism theory बनी है। Now speciation यानी कि नई species का बनना होता है स्पेसिएशन। देखो अब हम ह्यूमन इवोल्यूशन देखते हैं। सो ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए धीरे धीरे। ह्यूमन मंकी से, आपने सुना है मंकी से ह्यूमन इवॉल्व हुए, एप। सो बहुत सारी चीजें यहां पर इन्वॉल्व है। नाउ द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्व फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु वर मोर और लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लेम्यूर्स। लेम्यूर्स भी एक टाइप के बंदर जैसा एनिमल है। नाउ अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर अगो, 7 करोड़ साल पहले की बात कर रहा है कि मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व फ्रॉम लेम्यूर्स, मंकी के जैसे एनिमल्स इवॉल्व हुए थे लेम्यूर से। ठीक है, फिर देखो 4 करोड़ साल पहले क्या हुआ, टेल आई। वो टेल क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। ना द टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल अफ्रीका इज डिसअपियर्ड, यानी कि 4 करोड़ साल पहले ये जो टेल है धीरे धीरे क्या होने लगी, डिसअपियर्ड होने लगी। नाउ उसी टाइम पे नाउ द एनलार्जमेंट इन द ब्रेन एंड बॉडी ऑकर्स, बॉडी और ब्रेन में क्या होने लगा, एनलार्जमेंट होने लगा, धीरे धीरे साइज बढ़ने लगा। नाउ हैंड्स वर ऑल्सो इंप्रूव एंड thus ape like animals were evolve, और ape like animal क्या होने लगे, इवॉल्व होने लगे। यहां तक कि ये बोलना था। फिर अलग अलग हम अलग अलग अर्थ के अलग अलग एरिया पे अलग अलग टाइप के हमको एनिमल्स देखने को मिले। एप लाइक एनिमल रीच द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, फाइनली इवॉल्व इन गिबॉन एंड ओरेंगुटन। ये सारे लगभग बंदर जैसे दिखते लेकिन थोड़े थोड़े एडवांस होते जाते हैं। जैसे कि आपने चिंपांजी सुना है ना, ये आपने देखा है ना कि ये ह्यूमंस के साथ काफी कनेक्ट होके रहते हैं। ये ह्यूमन को काफी लॉस भी नहीं पहुंचाते और बहुत सारे जगह पे देखा है कि ये लोग आपस में यानी कि हमारे इमोशंस को समझते भी है। ठीक है, नाउ रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स स्टेड इन अफ्रीका एंड फ्रॉम देयर गोरिल्ला एंड चिंपांजी इवॉल्व अबाउट 2.5 करोड़ ईयर अगो। सो चिंपांजी और गोरिल्ला 2.5 करोड़ ईयर अगो इवॉल्व हुए हैं। सो ये धीरे धीरे क्या है, इवोल्यूशन आ रहा है, धीरे धीरे एडवांसनेस आ रहा है। So due to the dry environment, forests started to decline and hence these apes like started to live on land। क्या हुआ कि ड्राई एनवायरनमेंट के वजह से फॉरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगा और ये जमीन पर रहने आने लगे। ड्यू टू दिस वर्टिब्रल कॉलम, जिसके वजह से वर्टिब्रल कॉलम क्या हुआ, एनिमल में इवॉल्व हुआ यानी कि डेवलप्ड हुआ एंड देयर बाय देयर हैंड्स बिकम फ्री फॉर लोकोमोशन। उनके हाथ क्या हो गए, फ्री हो गए लोकोमोशन के लिए। नाउ द जर्नी ऑफ ह्यूमनॉइड स्पीसीज स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड 2 करोड़ ईयर अगो। फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल इज रामापिथेकस, जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल इसको क्या बोला है, रामापिथेकस, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका। ओके, ठीक है, यहां तक के क्लियर है। देखो एक ये बताया कि कैसे कैसे क्या है। सबसे पहले रामापिथेकस, देन ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, निदरंथल, देन द क्रो-मैग्नन मैन आर द इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। नाउ निदरंथल मैन कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइस मैन। ये जो नियंडरथल मैन है वो सब कैसे है, उसको वाइस मैन के एग्जाम्पल में कंसिडर्ड किया गया है। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। तो हमारा ये वाला जो चैप्टर है कौन सा,
हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यहाँ पर हमारा खत्म हुआ। जो लास्ट टॉपिक था हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन। सो कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जिसके इस पे अपन क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली लीड टू स्पेसिएशन। अब आपने जोग्राफिकली और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैसे, अच्छा आइसोलेशन मींस क्या होता है, आइसोलेशन यानी कि अलग कर देना, यानी कि सेपरेट कर देना, क्या कर देना, सेपरेट कर देना। सो अब ये कैसे स्पेसिएशन बनाते हैं, अब देखो सिंपल सा समझो, ये यहां पर कुछ स्पीसीज रह रहे थे, यहां पर स्पीसीज रह रहे थे, अब नेचुरल डिजास्टर के वजह से अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आया, यहां पर भूकंप आ गया, क्या आ गया, भूकंप आ गया। तो जिसके वजह से क्या हो गया, लैंड डिवाइड हो गई, ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग अलग हो गया। अब ये इधर आ गए और ये इधर आ गए। सो ये क्या करेगी, धीरे धीरे यहां पर अपनी स्पीसीज ग्रो करते चलेगी। ये यहां पर अपनी स्पीसीज बनाएगी और ये यहां पर अपनी स्पीसीज बनाएगी, नई स्पीसीज बनाएगी यहां पर, ठीक है। सो अब ये अलग अलग लोकेशन पे चले गए, इसकी लोकेशन यहां पर आ गई, इसकी लोकेशन यहां पर आ गई। तो अब यहां पर हो सकता है ज्यादा ठंडी होगी, यहां पर हो सकता है ज्यादा गर्मी होगी, यहां पर ज्यादा पानी होगा, यहां पर कम पानी होगा, यहां पर हरियाली होगी और यहां पे सूखा होगा। सो अलग अलग कंडीशन में ये अलग अलग क्या करेंगे, अपने आप को एडेप्ट करेंगे, उस हिसाब से एडेप्ट करेंगे और जनरेशन टू जनरेशन एडेप्ट करते जाएंगे, जिसके वजह से हमको क्या देखने को मिलेगी, एक नई स्पीसीज देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, न्यू स्पीसीज देखने को मिलेगी, उसी को बोलते हैं हम स्पेसिएशन। ओके, सो व्हेन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस और ज्योग्राफिकल बैरियर, दे आर सेड टू बी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। वही बोला है, ठीक है, यहां तक के क्लियर है। देन वही दिया है आप और देख लेना। नाउ हाउ आर द हेरिडिटरी चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, बोला है कि हेरिडिटरी चेंजेस कैसे इवोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल है। भाई क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये मेरा डीएनए है, ये मेरा डीएनए। हेरिडिटरी चेंजेस यानी कि डीएनए में चेंज हो जाना, हेरिडिटरी चेंजेस यानी कि डीएनए में चेंज हो जाना। अब हो सकता है कि यहां पर मेरा ये डीएनए ऐसा आ गया, यहां पर चेंज हो गए, नेक्स्ट इसमें क्या हो गया, पूरा ब्लू डीएनए बन गया मेरा। सो चेंजेस देखने को मिले। अब जब चेंजेस डीएनए में चेंज देखने को मिलेंगे तो ऑब्वियसली नई स्पीसीज बन जाएगी। अब समझ लो यहां पर उड़ने वाले यानी कि फ्लाइंग जीन्स क्या नहीं थे, यहां पर फ्लाइंग जीन्स नॉट, ओके, नॉट प्रेजेंट, और यहां पर फ्लाइंग जीन्स प्रेजेंट है। सो अब जहां पर जीन्स प्रेजेंट नहीं थे फ्लाइंग वाले यानी कि जो उड़ने वाले, और यहां पर प्रेजेंट है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। सो यहां पर प्रेजेंट नहीं थे और यहां पर प्रेजेंट हो गए। अब ये जिस पे होगा वो उड़ेगा क्या, नहीं उड़ेगा। अब ये जिसमें होगा वो उड़ेगा। अब नहीं उड़ने वाला और उड़ने वाले के बीच में डिफरेंस होगा, यानी कि इससे नई स्पीसीज बनी, इससे नई स्पीसीज बनी, नई स्पीसीज बनी और इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन यानी कि डीएनए में चेंजेस हुआ, धीरे 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 कंडीशन के हिसाब से अपने को इवॉल्व करते गए और क्या होते गए, वो एडेप्ट होते गए और कंडीशन के हिसाब से वो उसी में क्या हो गए, फिट हो गए और वो धीरे धीरे सर्वाइव करने लगे, रिप्रोडक्शन करने लगे, इवोल्यूशन की तरफ धीरे धीरे जाने लगे। तो एक सिंगल सेल से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सेल, फिर कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गेनिज्म, फिर आज देखो कितने डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट प्रेजेंट है अर्थ पे। सो यही है हमारा पूरा इवोल्यूशन। सो यहां पर हमारा चैप्टर खत्म होता है और हम मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहां तक के सभी को क्लियर है? ओके, थैंक यू।